तो बिल्कुल आज सीएम पद की शपथ लेंगे मोहन यादव। जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ल डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। सुबह 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में। शपथ ग्रहण समारोह पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा इस समारोह में शामिल होने वाले हैं। राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण। 2 डिप्टी सीएम के साथ ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए मोहन यादव नजर आने वाले हैं। सुबह 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। तमाम तैयारियां कर ली गई हैं और अब से कुछ ही देर में तमाम बड़े नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। कार्यक्रम स्थल पर नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, खुद पीएम मोदी मौजूद रहने वाले हैं। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तमाम बड़े चेहरे शामिल होंगे। इसके अलावा बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के भी पहुंचने की खबर सामने आ रही है। 2 डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल और जगदीश देवड़ा डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और 11:30 बजे का वक्त जब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए मोहन यादव नजर आएंगे। और ये देखिए, कैबिनेट के संभावित चेहरे आपको हम दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। अर्चना चिटनिस, बेहद ही बड़ा चेहरा। कृष्णा गौर, ये भी बेहद महत्वपूर्ण चेहरा, भोपाल से ही आती हैं। इसके अलावा रामेश्वर शर्मा भोपाल संभाग से आते हैं, महत्वपूर्ण चेहरा। तुलसी सिलावट, एक बड़ा चेहरा। कैबिनेट के संभावित चेहरे कुछ इस कदर हैं। गोविंद सिंह राजपूत, ये बेहद ही बड़ा चेहरा है, महत्वपूर्ण चेहरा। गोपाल भार्गव, सीएम की रेस में भी इनका नाम शामिल था। प्रभुराम चौधरी, ये भी बेहद ही महत्वपूर्ण चेहरे, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। विष्णु खत्री, तो ये वो तमाम बड़े चेहरे हैं जो कैबिनेट के संभावित चेहरे ग्राफिक्स के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चलिए, सहयोगी नीलम लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। नीलम, चूंकि संभावित चेहरे कई हैं और खासकर अगर भोपाल की बात की जाए तो भोपाल संभाग में ऐसे कई चेहरे हैं जो कि बड़े पद पर रह चुके हैं और एक बार फिर से क्या उन्हें जिम्मेदारी मिलती है वो तो भविष्य की बात होगी। लेकिन जिस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, ये तमाम वो चेहरे हैं जो कि सीएम रेस में शामिल थे। मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो इन चेहरे को कौन कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी, ये भी एक बड़ी चुनौती रहने वाली है बीजेपी के लिए। जी, जाहिर तौर पर देखिए, पार्टी के लिए अब सबसे बड़ी कहना चाहिए तालमेल बिठाने वाली बात हो जाएगी कि जिन बड़े चेहरों को उन्होंने मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में उतारा था, उन्हें अब वो किस तरह से सेट करते हैं। देखिए, प्रहलाद पटेल की हम बात करें तो केंद्र में केंद्रीय राज्य मंत्री रह चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर उन्हें राज्य में कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जाती है तो वापस उन्हें केंद्र की तरफ बुला लिया जाएगा, क्योंकि अब कुछ ही महीनों में लोकसभा चुनाव भी है। वहीं अगर हम बात करें कैलाश विजयवर्गीय की, तो वो मध्य प्रदेश की राजनीति से साल 2015 से ही काफी दूर थे, पर उन्हें एक बार फिर से वापस जब लाया गया तो कयास लगाए जाने लगे कि संगठन में या फिर जब सरकार बनेगी तो वहां पर उन्हें कोई बड़ा पद दिया जाएगा। सीएम से लेकर डिप्टी सीएम तक लिए उनका नाम जो है रेस में माना जा रहा था, पर हमने देखा कि जो नाम आए हैं सामने वो सभी चौंकाने वाले थे। तो अब जाहिर तौर पर इन बड़े नामों को कहीं न कहीं सेट करना पार्टी की एक बड़ी जिम्मेदारी मानी जा रही है। हालांकि इससे लेकर जो भूमिका है, इनकी जो तस्वीर है, वो कुछ दिनों में साफ हो जाएगी, क्योंकि देखिए, जब इतने बड़े चेहरे मध्य प्रदेश की राजनीति में आप वापस लेकर आते हैं तो कहीं न कहीं पावर सेंटर जो है बट जाता है। और ऐसे में अगर इतने बड़े चेहरे मध्य प्रदेश में रहेंगे तो ये कहीं न कहीं उस तरह की स्थिति हो जाएगी जैसे कि हमने कांग्रेस में देखी थी कि कमलनाथ का एक गुट था, दिग्विजय सिंह का एक गुट था, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां पर थे तो उनका एक अलग पावर सेंटर था। ऐसी स्थिति बीजेपी में मध्य प्रदेश में ना बने, इस बात का पार्टी खासा ध्यान रख रही है। तो ये जो तमाम बड़े नाम है, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, राकेश सिंह, हो सकता है कि इन्हें वापस से केंद्र की राजनीति में लाया जाए। वहीं अगर हम दूसरे जो सांसद अब जीत चुके हैं, जिनमें रीति पाठक है, इसके अलावा अगर हम बात करें नरेंद्र सिंह तोमर है, तो माना जा रहा है कि नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा का स्पीकर बनाया जाएगा। वहीं रीति पाठक को कैबिनेट में जगह दी जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से लगातार बीजेपी महिलाओं पर फोकस कर रही है, लाडली बहना से इतर भी हम देखें तो लगातार जो है महिलाओं को साधने की बात कही गई। महिला वोट बैंक भी, वोट प्रतिशत भी जो है हमने देखा कि इस बार बढ़ा है। और लोकसभा चुनाव अब जब अगले कुछ महीनों में है तो उसके मद्देनजर ये
ये जरूर हो सकता है कि जो इस बार की नई कैबिनेट होगी उनमें नए चेहरों को मौका दिया जाए, जिनमें महिलाओं का अनुपात भी एक अच्छा खासा होगा, क्योंकि महिला आरक्षण बिल भी जो है विशेष जब सत्र था तब लेकर आया गया था और यही माना जा रहा था कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो है इसे लेकर आया गया। तो रीति पाठक को कहीं न कहीं मध्य प्रदेश में जो है सेट करने की कोशिश की जाएगी। अगर वहीं हम कैबिनेट की बात करते हैं तो अगर गुजरात फॉर्मूला लागू होता है तो पूरी ही कैबिनेट जो है नए चेहरों से हमें देखने को मिलेगी। हालांकि जो जानकारी मिल रही है या कहना चाहिए जिस तरह से आंकलन लगाया जा रहा है कि कैबिनेट में नए चेहरे और अनुभवी चेहरों का एक मिला जुला समीकरण, एक संतुलन देखने को मिल सकता है, क्योंकि गोपाल भार्गव हो गए, नरेंद्र सिंह तोमर है, इस तरह के बड़े नाम मध्य प्रदेश की राजनीति में अब आ चुके हैं। तो इन्हें जो है एक बड़ी जिम्मेदारी देना भी जरूर हो जाता है। और साथ ही साथ जब सीएम की अगर हम बात करते हैं तो मोहन यादव 3 बार के विधायक है, पहली बार पिछली कैबिनेट में जो उच्च शिक्षा मंत्री का जो उनके पास प्रभार था। ऐसे में जब नया सीएम आपके पास हो तो कुछ अनुभवी चेहरे भी कैबिनेट में होना जरूरी हो जाता है। अगर राज्य का सफल एक संचालन करना हो, सरकार चलानी हो, तो माना जा रहा है कि नए चेहरों के साथ साथ अनुभवी चेहरों का एक मिला जुला संतुलन देखने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ महिलाओं की भागीदारी ज्यादा रहेगी और इसके अलावा अगर हम देखें तो जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को भी जो है दरकिनार नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर एक क्षेत्र मध्य प्रदेश में अगर हम भौगोलिक का परिदृश्य देखें तो महाकौशल, मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड, बघेलखंड, इस तरह से जो अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ है मध्य प्रदेश। महाकौशल से अक्सर ये बात उठती है कि महाकौशल को उतना ज्यादा प्रतिनिधित्व नहीं मिलता, जबकि वो एक काफी बड़ा और एक काफी ज्यादा राजनीतिक तौर पर सक्रिय जो है क्षेत्र माना जाता है। राकेश सिंह और प्रहलाद पटेल दोनों ही इस बार जो है वहां से विधायक भी चुनकर आ रहे हैं। तो ये जरूर देखना होगा कि किन किन क्षेत्रों से कैबिनेट में जो है मंत्रियों को, नेताओं को जो है जगह दी जाती है। हालांकि इन नए चेहरों और पुराने चेहरों का जो समीकरण देखने को मिलेगा उसकी एक पूरी सूची जो है तैयार की जाएगी, जिसे सीएम मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा जल्द ही लेकर के दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली आला कमान में जो है बातचीत की जाएगी, मंथन किया जाएगा और अगर हम देखें तो अगले सप्ताह तक ये नाम सामने आ जाएंगे कि कैबिनेट किस तरह की होगी, कैबिनेट का स्वरूप क्या होगा, खास तौर पर अगले लोकसभा चुनाव को देखते हुए। क्योंकि जिस तरह से हमने देखा सीएम का नाम एकदम सबको चौंकाने वाला था, मोहन यादव का दूर दूर तक कहीं कोई नामो निशान नहीं था, कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। तो कैबिनेट में भी लगभग यही माना जा रहा है कि कई तरह के चौंकाने वाले नाम हो सकते हैं। कोई वरिष्ठ अगर यहाँ पे रहेगा तो हो सकता है उस नाम का भी किसी को अंदाजा ना हो। जो दूसरी तीसरी बार के विधायक है उनको भी मौका दिया जाएगा। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि राजस्थान में भी पहली बार के विधायक को जो है सीएम बना दिया गया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी यही स्थितियां नजर आ रही है। तो अब कैबिनेट में भी जो है कई तरह के चौंकाने वाले समीकरण हमें देखने को मिल सकते हैं। जी बिल्कुल नीलम, और जिस तरीके से 33 मंत्री जो कि शिवराज सरकार में थे, 31 मंत्रियों को इस बार चुनाव लड़ाया गया था, जिसमें से 19 मंत्री जीत के आए थे। अब देखना होगा कि इन 19 मंत्रियों में से क्या कोई रिपीट होगा या फिर सीधे जो नए चेहरे हैं उनको मौका दिया जाएगा। हालांकि ये भविष्य की बात है। लेकिन नीलम, मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगी जिस तरीके से बीजेपी ने एक सरप्राइज पैकेज मोहन यादव के तौर पर निकाला, मोहन यादव के तौर पर। और देखिए, बीजेपी कोई भी चीज बिना विजन के नहीं करती। एक विजन है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। जिस तरीके से बीजेपी को ये पता है, ये मालूम है बीजेपी को कि विपक्ष जो है, विपक्षी पार्टियां जो है वो जातिगत जनगणना के मुद्दे को भुनाने वाली हैं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। और इसीलिए हर जातिगत समीकरण को यहां पर साधती हुई हर एक क्षेत्र में, चाहे हम मध्य प्रदेश की बात कर ले, राजस्थान की बात कर ले या फिर छत्तीसगढ़ की बात कर ले, वहां पर समीकरण को साधती हुई बीजेपी दिख रही है। जाहिर तौर पर देखिए, बीजेपी का अगर हम पिछले कुछ सालों की राजनीति देखें तो यही माना जाता है कि जिस तरह से वो सबको चौंका देती है उसके पीछे कोई एकाएक फैसला नहीं होता है। जो फैसला लिया जाता है उस पर लंबे समय से विचार मंथन किया जाता है और जिसकी जानकारी सिर्फ आला कमान को होती है। और नया एग्जाम्पल हमने तीनों राज्यों में देख लिया, चाहे हम छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की बात कर ले, मध्य प्रदेश में मोहन यादव की बात करें या राजस्थान में भजन लाल जी की बात कर ले। अब लोकसभा चुनाव अगला बीजेपी का जो है सबसे
सबसे बड़ा फोकस है मध्य प्रदेश में। और इसके अलावा दूसरे स्टेट में जब कांग्रेस के नेता पहुंचे तो उन्होंने जातिगत जनगणना पर फोकस दिया था। मध्य प्रदेश के लिहाज से हम देखें, परिप्रेक्ष्य में देखें तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी आबादी ओबीसी वर्ग की मानी जाती है। ऐसे में जब सीएम की नाम की बात पर चर्चा की जा रही थी तो कहा जा रहा था कि अगर शिवराज सिंह चौहान को दोबारा रिपीट नहीं किया जाएगा तो किसी ओबीसी चेहरे को ही यहाँ पर रखा जाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी चेहरा दे दिया गया है। मध्य प्रदेश में जब ओबीसी वर्ग की बात आई थी तो प्रहलाद पटेल जो कि लोधी समाज से आते हैं उनका जिक्र हो रहा था, और इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि खुद को मराठा कुणबी समाज से मानते हैं। पर मोहन यादव की अगर हम बात देखें, और मध्य प्रदेश में इसका जो एक समीकरण है कि करीब 12% आबादी जो है यादव समाज की मध्य प्रदेश में है। और इस बात का अगर हम देखें तो जो प्रदेश का पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश, जहां पर यादवों की एक बड़ी संख्या है, तो ऐसे में लोकसभा चुनाव में भी इस फैसले का जो है असर देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो एक बड़ा स्टेट है लोकसभा के लिहाज से, 100 सीटें आती हैं और एक एक सीट जो है काफी अहम मानी जाती है उस स्टेट की। तो कहीं न कहीं मध्य प्रदेश में यादव समाज का सीएम देख के उत्तर प्रदेश में भी एक मैसेज देने की यहाँ पर जो है कोशिश की गई है। सीएम की तरह हम अगर डिप्टी सीएम की बात करें तो जगदीश देवड़ा जो कि मंदसौर की मल्हारगढ़ सीट से विधायक है, पहले मंत्री भी रह चुके हैं, एससी वर्ग से आते हैं। तो यहाँ पर दलितों को साधने की कोशिश की हमने, अगर ओबीसी वर्ग को आगे बढ़ाया है तो दलितों को भी साथ लेकर चलने की कोशिश की गई है। वहीं अगर हम बात करें राजेंद्र शुक्ल की, रीवा से विधायक हैं, हमने देखा था कि जब चुनाव से कुछ महीनों पहले ही कैबिनेट को एक्सपेंड किया गया था तो राजेंद्र शुक्ल को मंत्री बनाकर उन्हें जनसंपर्क जैसा विभाग दिया गया था। कोशिश थी विंध्य क्षेत्र को साध कर चलने की, और अब उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया है ताकि मध्य प्रदेश का जो सवर्ण वर्ग है वो भी नाराज ना हो। नीलम, हर समीकरण को साधती हुई यहाँ पर बीजेपी दिख रही है। 11:30 बजे का इंतजार, जब मुख्यमंत्री पद की शपथ मोहन यादव लेते हुए नजर आएंगे। साथ में डिप्टी सीएम पद की शपथ भी 2 बड़े चेहरे लेने वाले हैं। बने रहिए आप नीलम हमारे साथ, अन्य खबरों पर भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल